नमस्कार दोस्तों, डेली जीके चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जिला परिदर्शन। कुल 33 जिलों के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे कांकेर से, परंतु इससे पहले हम जानेंगे छत्तीसगढ़ की अंतर्राज्यीय सीमाएं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और सभी के लिए जानना अनिवार्य है। तो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ भारत संघ का एक राज्य है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो कुल 7 अंतर्राज्य सीमाएं हैं छत्तीसगढ़ की, जो छत्तीसगढ़ की बाउंड्री को टच करते हैं या फिर अपनी सीमा शेयर करते हैं 7 राज्यों के साथ, आप ऐसे कह सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले ऊपर में आपको उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा तेलंगाना, पांचवा आंध्र प्रदेश, छठवां उड़ीसा, सातवां झारखंड। तो कुल ऐसे 7 अंतर्राज्य सीमा है या फिर आप कह सकते हैं अंतर्राज्य सीमावर्ती राज्य की बात करें तो यह सारे राज्य हैं, कुल 7 हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ एक राज्य है। कोई भी राज्य संभाग में बटा होता है, यही संभाग जिले में विभाजित होते हैं। कुल 5 संभाग हैं छत्तीसगढ़ राज्य में और जिलों की संख्या कुल 33। 5 संभाग को मैंने अलग अलग कलर से यहाँ दर्शाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ नीला कलर में जो है यह सरगुजा संभाग, दूसरा आपका बिलासपुर संभाग, तीसरा रायपुर संभाग, चौथा दुर्ग संभाग, पांचवा आपका बस्तर संभाग। तो कुल कितने संभाग हैं? 5 संभाग हैं। इसमें पूछता है सबसे बड़ा संभाग आपका है बस्तर संभाग और सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल के अनुसार है दुर्ग संभाग। आपको याद रखना है, मैंने बात करी है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संभाग है बस्तर संभाग, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा संभाग है दुर्ग संभाग। आपको इसका क्रम भी पूछेगा, मैं आगे आपको बताऊंगा इसको कैसे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कुल 33 जिले की बात करते हैं तो आज जो हम कवर करेंगे वह उत्तर बस्तर कांकेर। शुरुआती दौर में कांकेर इसका नाम था, तो कांकेर से उत्तर बस्तर कांकेर का नामकरण जो हुआ है 2003 में हुआ है। 2003 से इसे उत्तर बस्तर कांकेर के रूप से जाने लगा, क्योंकि ये बस्तर का उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग आपका सुकमा। आपको एक चीज़ और याद रखना है, इसमें सबसे आपको छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी भाग और छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी भाग पूछेगा, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग पूछेगा। इसको हम आगे जाके देखेंगे। जैसा कि आपका सुकमा दक्षिणी भाग है, सूरज जो आपका यहाँ पे बलरामपुर सबसे उत्तरी भाग है। 33 जिलों को जानने से पहले आप इसके मैप को भी आपको आना चाहिए बनाने, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आपको जब पीएससी मेंस कोई दे रहा है, अगर एग्ज़ाम में आप चयनित होते हैं मेंस के लिए, तो आपको मैप आना बहुत ज़रूरी है। आपको मैप का प्रैक्टिस करना है। इसको बनाना बहुत आसान है। आप यहाँ से, सॉरी ये थोड़ा सा इसको मिटा के आप एक स्टार्ट करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और इसी लाइन को ले जाके यहाँ मिलाना है। इसी पॉइंट से आपको एक ऐसा लाइन खींचना होगा। उसके बाद आपको एक ऐसा लाइन, फिर आपको एक ऐसा लाइन खींचना है। यहाँ इसके जस्ट बगल से एक लाइन चालू करना है और एक ऐसा बॉक्स बना के इसको क्लोज करना है। तो बस्तर संभाग में कुल 7 जिले की बात करते हैं, जिसमें आपका ये बीच वाला दंतेवाड़ा, आप यहाँ देख सकते हैं दंतेवाड़ा यहाँ जैसे उसके ऊपर 2 बीबी आप कह सकते हैं, बीजापुर और बस्तर। नीचे आका सुकमा और बीजापुर के ऊपर नारायणपुर, बगल में कोंडागांव, सबसे ऊपर कांकेर। ये आपका हो गया 7 जिले जिसमें बस्तर संभाग के अंतर्गत आते हैं। आपको एक बनाना है अब रायपुर और दुर्ग संभाग, तो आपको कुछ ऐसा स्टार्ट करना पड़ेगा। इसी लाइन से आपको एक लाइन ड्रॉप करना है कांकेर के ऊपर, फिर एक और लाइन ड्रॉप करना है। जो बीच वाला है उसको आपको 2 भागों में बांटना है, एक ऐसा भाग में। इसके ऊपर आपको टोटल 3 भाग में ऐसा करेंगे, आप 3 लाइन खींचेंगे, कुल हो गए। आसानी से, बहुत आसान है ये। उसके जस्ट बगल से आपको एक ऐसा बनाना है और एक ऐसा नीचे लाइन ड्रॉप करना है। याद रखेंगे जो गरियाबंद है आपका नीचे उसको नहीं छूता, कोंडागांव को, तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना है।
इस लाइन को हम फिर से बनाएंगे। आप इसको एक काम करिए, सबसे पहले यहाँ से बॉक्स बना लिए, ये आसान रहेगा थोड़ा सा। इसको यहाँ ड्रॉप कीजिए ऊपर में, और ये आएगा कुछ इस तरह। तो ये हो गया आपका धमतरी। धमतरी जो है कांकेर को भी टच करता है, साथ ही साथ कोंडागांव को भी टच करता है। ये हो गया रायपुर, ऊपर बलौदा बाजार, बीबी बलौदा बाजार। और ये इसको दो भाग में विभाजित कर दीजिए, यहाँ ऊपर लिख लीजिए महासमुंद। ये हो गया गरियाबंद। ये हो गया आपके रायपुर संभाग। 1 2 3 4 5 5 जिले रायपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ये हो गया आपका दुर्ग संभाग। यहाँ पे दुर्ग, दुर्ग के जस्ट ऊपर है बेमेतरा, नीचे बालोद, और यहाँ पे 4 ऊपर में कबीरधाम, नीचे छुई खदान खैरागढ़, यहाँ राजनांदगांव, यहाँ मौला मानपुर चौकी अंतर्गत, जो मानपुर मौला चौकी करके आपको याद रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुल कितने जिले हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 जिले यहाँ पर भी हो गए। यहाँ आपको मैं पॉइंटर से भी शो कर देता हूँ। पहले हमने देखा बस्तर जो संभाग में कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एकदम सही 7 जिले। रायपुर संभाग में 5, 1 2 3 4 5 5 जिले रायपुर संभाग में। दुर्ग संभाग में 1 2 3 4 5 6 7 7 जिले आपके दुर्ग संभाग में। अब बनाएंगे ऊपर वाला बिलासपुर संभाग, उसके ऊपर सरगुजा संभाग। तो एक एक को हम अच्छे से देखेंगे, इसको बनाते हैं जल्दी जल्दी। और यहाँ पे चुपचाप से एक लाइन खींचेंगे आप। अब आपका बलौदा बाजार बेस रहेगा, आप एक स्टार्ट करके छोटा सा मुंगेली को डिवाइड करेंगे और ऊपर एक इस लाइन को टच करते हुए छोड़ेंगे। उसके बाद ये जो आपने बनाया था इसको एक बॉक्स टाइप से बना के रखेंगे, और ऊपर से एक रायगढ़ के लिए छोटा सा अलग करेंगे। जब रायगढ़ के अलग करेंगे तो इसको दोनों को टच करेंगे, इन दोनों लाइन को, और यहाँ पे एक इसको अलग कर देंगे। तो ये बीच में आपका शक्ति, यहाँ पे देख सकते हैं शक्ति, जस्ट इसके बगल में रायगढ़, ऊपर में कोरबा, यहाँ जांजगीर चांपा, और यहाँ पे आपको विभाजित करना है बिलासपुर, ये आ जाएगा। सॉरी, ये आपका जो लाइन है स्ट्रेट, जो आपका जो बिलासपुर है, आपको सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींचना है, इन दोनों को, उसके नीचे ही ये वाला लाइन चालू का आप याद रखेंगे। ये बिलासपुर हो गया, ये जीपीएम हो गया। तो अब इसमें देखते हैं कुल जिलों की संख्या। ये मुंगेली हो गया, और ये हो गया आपका सारंगढ़ विरायगढ़। तो इसको काउंट करते हैं जिले की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने जिले हो गए, 8 जिले हो गए आपके बिलासपुर संभाग में, जिलों की संख्या 8। कोरबा को यहाँ पे इसमें बेस बनाना है आपको। सरगुजा संभाग के लिए स्टार्ट करने के लिए आपको कोरबा बनाने से पहले यहाँ पे 3 लाइन ऊपर से ड्रॉ करना है, जो कि कोरबा में आएंगे। 1, ये हो गया 2, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, और इसको कर लीजिए 3। अब ये इस लाइन को इससे मिला देंगे, और जस्ट उसके बाद यहाँ पे एक बगल में खींचेंगे। तो ये हो गया आपका सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, और ये हो गया महेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। तो यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 जिले हैं आपके सरगुजा संभाग में। आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं 6 जिलों के, 1 2 3 4 5 6, 6 जिलों की बात की जा रही है सरगुजा संभाग में। तो ये हो गया 6। तो आप यहाँ से काउंट करके देखें, हमने स्टार्ट किया था नीचे से 7 7 14, 14 5 19, 19 6 25, 25 और 8 33, कुल 33 जिलों की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं मैप में। हमने ऐसा कुछ चालू किया था, आपको मैं एक बार बता दूँ, कुछ ऐसा बनाया था हमने, फिर हमने एक ऐसा बनाया था, फिर हमने एक ऐसा बनाया था, फिर यहीं से एक ड्रॉप किया था लाइन, यहाँ से एक लाइन खींच के हमने इसको विभाजित कर दिया था। 1 2 3 4 5 6 7, कांकेर ऊपर है। आप यहाँ से जब चालू करेंगे तो ये वाला लाइन आपने यहाँ से स्टार्ट करके इसको ऐसा मिलाया था, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट जाएंगे, यहाँ पे एक ऐसा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 लाइन लेके आना है, किसके ऊपर, कांकेर के ऊपर। इसको 2 भाग में विभाजित करेंगे, उसके ऊपर इसको टोटल 3 4 लाइन खींचना है। 1 2 3 4 बॉक्सेस आ गए। उसके बाद आपको इतना बस याद रखना है कि यहाँ से जो चालू हुआ था इसको एक ऐसा बना देंगे, और एक ऐसा लाके फिर ये ऐसा लाके ड्रॉप कर देंगे। तो आपको बहुत आसान होगा ये बनाने में, है ना। याद रखेंगे ये वाला जो लाइन है यहाँ पर रहेगा, और ये हो गया आपका रायपुर संभाग, यहाँ से आपका दुर्ग संभाग। तो 1 2 3 4 5 आपके ज़िले यहाँ पे क्लियरली हैं। 1 2 3 4 5, सॉरी महासमुंद अब आएगा बराबर। तो ये हो गया वहाँ 1
1 2 3 4 5 हो गए यहाँ से आपके, और यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। आपको बलौदाबाजार को बेस बनाना है, ये आपका बलौदाबाजार वाला बेस। आपको यहीं से सबसे पहले मुंगेली को काटना है, ऊपर एक लाइन खींच लिए, पहले आप स्ट्रेट लाइन खींच के रखेंगे और यहीं से एक ऊपर वाले को लाइन को मिला लेंगे यहाँ पर। और इसको याद रखेंगे, जब ये हो गया आपका बिलासपुर वाला एरिया, ये हो गया जीपीएम। जब यही लाइन के जस्ट एक नीचे आपको लाइन स्टार्ट करनी है, उससे पहले आप याद रखेंगे कि बॉक्स को कंप्लीट कर लें। रायगढ़ को सबसे पहले अलग करेंगे और जस्ट इस लाइन के नीचे होकर इसको मिला लेंगे। ये हो गया आपका, ये होगा शक्ति, क्योंकि ये इंटरलॉक्ड है। देख सकते हैं आप, किसी भी अंतर्राज्य को नहीं छू रहा है। जैसे यहाँ दंतेवाड़ा भी आया है, तो ऐसे कुछ भू अवस्थित जिलों के हम देखेंगे आगे जाके। आपको बनाना है यहाँ पे कोरबा को, ये आपका कोरबा बेस है। कोरबा से एक ऊपर सीधा चुपचाप 3 लाइन ऐसे करके आप खींच लेंगे और ये वाला लाइन को ऐसे मिला लेंगे। उसके बाद जस्ट ये लाइन और ये लाइन से एक अंतर रहेगा, देखेंगे, ठीक है। तो इस लाइन से थोड़ा दूर कर लेंगे तो आपको आसानी से पकड़ा जाएगा। जशपुर, बलरामपुर, ये आपका सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, और ये आपका हो गया मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। बहुत आसान है इसको बनाना, आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेके आप ट्राई कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में बताया था संभाग जो है क्षेत्रफल के अनुसार क्रम हमें जानना है। बस्तर संभाग सबसे बड़ा संभाग है, सरगुजा उसके बाद आएगा, फिर बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग सबसे छोटा संभाग। अभी तो यहाँ देखने से बहुत आसान लग रहा है। आपको एक कहानी बता देता हूँ। जब आप इसको आप ट्रिक में कैसे आपको पूछेगा, क्रोनोलॉजी पूछता है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आपसे पूछ सकता है कि इसको जमाइए, आपको क्वेश्चन में दे देगा। तो इसका एक सबसे अच्छा ट्रिक है, आप जब भी होटल में खाना खाने जाते हैं या फिर कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आप बोलते हैं कि बस सर आप बिल ले आइए। तो फिर बस सर बिल ले आइए। फिर आप उसको कुछ राय देते हैं कि भाई खाना अच्छा था, आप थोड़ा सा और मिर्ची कम डालिए। फिर आप बोलते हैं, कुछ सजेशन देते हैं कि आपको ऐसा ठीक रहता, थोड़ा और अच्छा रहता। तो देखिए, बस सर बिल लाइए, फिर राय आपने दिया। तो क्या रेस्टोरेंट से आपको याद रखना है, कभी भी आप थोड़ा फंस जाएँ तो आपने एक ऐसा क्लू के लिए बस बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, फिर आखिरी में आएगा दुर्ग संभाग। कभी आप एग्ज़ाम में फंसते हैं तो आप एक ऐसा ट्रिक याद कर सकते हैं और आप खुद से भी अपना ट्रिक बना सकते हैं। बस सर आप बिल्ली आइए, आपको ऐसा संभाग क्षेत्रफल अनुसार जब आप पढ़ना चाहें या फिर एग्ज़ाम में पूछे तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में सबसे देख सकते हैं, जो सबसे बड़ा संभाग बस्तर संभाग है, आपका दुर्ग संभाग सबसे छोटा संभाग है। अब देखते हैं भू अवस्थित जिले या भू अवस्थित राज्य क्या होते क्या हैं। तो भू अवस्थित राज्य के लिए 2 कंडीशन आपके लिए यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, या फिर 2 कंडीशन होते हैं। पहला तो थलीय सीमा और दूसरा जलीय सीमा। थलीय सीमा से तात्पर्य यह है कि वह किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करनी चाहिए, ऐसे राज्य। साथ ही साथ जलीय सीमा, कोई समुद्री सीमा नहीं होनी चाहिए उस राज्य के चारों ओर, या फिर उस राज्य के किसी भी छोर में कोई समुद्री सीमा नहीं होनी चाहिए, या फिर किसी भी कोने में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होनी चाहिए। तब जाके हम उसे कहेंगे भू अवस्थित राज्य। अब भारत में भू अवस्थित राज्य की संख्या कुल 5 है। भू अवस्थित राज्य की संख्या कुल 5 है। वो कौन कौन से देख सकते हैं राज्य, आपको राज्य देखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हरियाणा एक भू अवस्थित राज्य है, ना तो कोई इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ना तो कोई समुद्री सीमा है, तो यह भू अवस्थित राज्य की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। दूसरा आपका हो गया मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छू रहा, ना तो समुद्री सीमा के अंतर्गत आता है, ना कोई भी कोने में नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा तेलंगाना, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, ना तो कोई समुद्री सीमा है, तो यह एक भू अवस्थित राज्य है। तो हमने अभी तक भू अवस्थित राज्य 1 2 3 कवर किए। चौथा आपका हो गया छत्तीसगढ़, जो कि भू अवस्थित राज्य है। 5वां आपका झारखंड। तो कुल राज्यों की संख्या 5 जो कि भू अवस्थित राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से हैं वो? हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो भू अवस्थित राज्य भारत के अंतर्गत आते हैं। ना तो कोई थली सीमा है, ना तो कोई जलीय सीमा है। और कौन सी सीमा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। उसी तरह जब छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में हम बात करेंगे भू अवस्थित जिलों की, यानी ना तो कोई अंतर्राज्य सीमा है, ना तो कोई समुद्री सीमा है, या फिर कोई भी सीमा नहीं है इसके अंतर्गत। छत्तीसगढ़ में हम भू अवस्थित जिलों की संख्या कुल 11 है। वह कौन कौन से, आप मैप में एक बार थोड़ा सा यहाँ से ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। ऊपर सरगुजा संभाग से आपको क्या मिल जाएगा? सरगुजा संभाग से आपको एक ही जिला मिलेगा, वह क्या कहलाएगा? सरगुजा।
अब जब हम बात करेंगे इसमें, आप यहाँ पे देख सकते हैं भू अवस्थित जिले की बात की जा रही है। तो यहाँ से सरगुजा आप सॉरी यहाँ पे आपका जो है शक्ति एक भू अवस्थित जिला है। उसके बगल में आप देख सकते हैं जांजगीर चांपा, उसके बगल में आप देख सकते हैं कोरबा, उसके बगल में आप देख सकते हैं बिलासपुर। तो 1 2 3 4 5 अब तक हो चुके हैं। आपको जब नीचे आएंगे तो जांजगीर चांपा के नीचे आप ये ऊपर वाला कोरबा, तो यहाँ से आपने बलौदाबाजार को बेस बनाया था, ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम। तो रायपुर संभाग बिलासपुर संभाग में हमें कितने मिले, कुल 4 मिले, और यहाँ पे 1 मिला, 4 हो गया 5। छठवां यहाँ पे मिला है कहाँ पर, आपके रायपुर संभाग में छठवां, और 7वां खुद रायपुर है जो कि लैंडलॉक्ड जिला है, यानी भू अवस्थित जिला है। यहाँ पे आपको तीनों जो दुर्ग संभाग में 8 9 और 10, ये तीनों ऐसे हैं दुर्ग संभाग में, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद, जो कि यहाँ से 2, यहाँ से आपको 3 मिल गए इस संभाग से। तो ये तीनों क्या हैं, भू अवस्थित जिले हैं, और साथ ही साथ आपका डीएनटी यहाँ से आपको बस्तर संभाग से 1 देखने को मिलता है। तो कितना हो गया, 4 2 6 और 1 7 3 10 और 1 11, टोटल 11 कौन कौन से हमने अभी देखा मैप के थ्रू। आप भी इसको आराम समझ के रखिए। तो पूछेगा आपसे डायरेक्ट कि इस राज्य में कितने भू अवस्थित इस जिले के अंतर्गत या इस संभाग के अंतर्गत कौन से ऐसे जिले हैं जो भू अवस्थित जिले के अंतर्गत आते हैं। तो भू अवस्थित जिले की जब भी हम बात करते हैं तो इनकी संख्या कुल 11। सरगुजा संभाग में हमने देखा 1, बिलासपुर संभाग में 4, और दुर्ग संभाग में 3, रायपुर संभाग में हमने देखा 2, हाँ रायपुर संभाग में हमने देखा 2, और बस्तर संभाग में 1। तो आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना है, इन जिलों के नाम आपको याद होने चाहिए। और इसमें पूछता है सबसे नवीनतम भू अवस्थित जिला कौन सा है, तो शक्ति आपका सबसे नवीनतम भू अवस्थित जिला है, आपको ये याद रखना है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। सबसे उत्तरी जिला बलरामपुर, सबसे दक्षिणी जिला सुकमा, और सबसे पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला की बात की जाए तो पश्चिमी साइड आपका बीजापुर आएगा और जशपुर आ जाएगा आपका पूर्वी साइड। अब यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि तहसील, सबसे उत्तरी तहसील बलरामपुर में रामानुजगंज, आप यहाँ से रामानुजगंज याद रखेंगे। बीजापुर का है भोपालपट्टनम तहसील जो कि पश्चिमी, और सबसे उत्तरी तहसील जशपुर नगर, सबसे दक्षिणी तहसील कोंटा। तो आपको ये सब याद रखना है, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। जब हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर या पश्चिम से पूर्वी की ओर जो डिस्टेंस है, या फिर इसको हम जब डिग्री में देखते हैं तो आप देख सकते हैं अंतर जो है 80 और यहाँ 84, 4 डिग्री का अंतर है। तो इसको कैलकुलेट किया जाता है 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर। तो जब 4 डिग्री का अंतर है तो 4 डिग्री को हम कैसे करेंगे, 4 से गुणा करेंगे 111, तो ये हो जाएगा 444 किलोमीटर के आसपास। तो हम लगभग 400 से 435 किलोमीटर, 450 किलोमीटर के आसपास एग्जाम में इसको सर्टिफाई कर, मतलब ले सकते हैं आंसर में, आपको याद रखना है। जब मैं बात करूंगा उत्तर से दक्षिण की ओर, जब मैं बात करूंगा उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी उत्तर से जब दक्षिण की ओर जब हम बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जब बात करते हैं तो यह टोटल 700 से 800 किलोमीटर के बीच में। वह कैसे आप देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 24 डिग्री 5 मिनट, 17 डिग्री 46 मिनट। जैसे यहाँ पे 80 डिग्री 15 मिनट था, यहाँ 25 मिनट था। तो 17, 24 और 17 में 7 का फ़र्क है, तो 7 डिग्री 7 ऐड करेंगे तो हम 24 तक, ऐसा बात है ना। तो 7 डिग्री को हम 7 × 111 से ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 77 किलोमीटर के आसपास आपको, 1 डिग्री बराबर 11 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर। जब 111 किलोमीटर की हम बात करते हैं तो कुल 777 किलोमीटर, यानी इसको आंसर हम ले सकते हैं 700 से 800 किलोमीटर के बीच में एग्जाम में। तो ये कुछ था बेसिक छत्तीसगढ़ से संबंधित। अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है उत्तर बस्तर कांकेर को हम जानेंगे। उत्तर बस्तर कांकेर कहा जाने लगा 2003 से। शुरुआत में इसके कुछ प्राचीन नाम भी हैं, कंकड़िए, कांकर या फिर कांकड़िए, ऐसे कुछ प्राचीन नाम हैं इस कांकेर ज़िले के। तो कांकेर पहले एक रियासत हुआ करता था, आपको याद रखना है, कांकेर रियासत हुआ करता था। इसको समझने से पहले एक छोटा सा देखते हैं कि ये रियासतों की जब हम बात कर रहे हैं तो ये इसका शुरुआती दौर कैसा रहा। आप एक बार मैप का जो ये बस्तर वाला है उसको बनाएंगे, एक है ना, एक समझिए ये बस्तर का मैप है, ठीक, बस्तर का मैप है। तो कांकेर एक रियासत था, बस्तर एक रियासत था शुरुआत दौर पे। तो 1947 के आसपास यहाँ पे आपको कांकेर रियासत देखने को मिलता है।
और साथ ही साथ बस्तर रियासत देखने को मिलता है। तो आप बोल सकते हैं कि ऐसा विभाजित कर लीजिए, कांकेर रियासत और एक बस्तर रियासत आपको। तो बाद में क्या हुआ कि पूरे भारत में विलय हुआ और अलग अलग जो रियासत थे, पूरे भारत में 562 से लेके 565 रियासतें की बात की जाती हैं। तो इस रियासत में आपको याद रखना है, क्या पता उस समय आप भी किसी रियासत के राजा रहे होंगे या फिर संबंधित परिवार से रखते हो। तो ये विलय हुआ और पूरा एक बस्तर बन गया, ये मिला के एक बस्तर बना। कब? एक जिला बना 1948 में। इसके जस्ट 50 साल के बाद, यानी 50 ईयर्स के बाद, जब हम 50 साल ऐड करेंगे तो 1998 में कांकेर एक जिला बना। तो फिर से हम एक मैप बनाते हैं, ऐसा छोटा सा, ऐसा कुछ है बस्तर। तो कांकेर एक जिला बना, तो हम ऐसा विभाजित कर लीजिए, आपका ये बस्तर हो गया और हो गया कांकेर 1998 में। 1998 में कांकेर, और बस्तर तो आपका 1948 में बना था। फिर इसमें विभाजित हुआ, अलग अलग जिलों को निर्माण किया गया। तो ऐसा जब हम बात कर रहे हैं 50 साल जब हुआ 1998 में, आपको 9 वर्ष ऐड करने हैं, तो आप आ जाते हैं 2007 में। तो 2007 में कुछ जिलों का निर्माण होता है। उसी तरह 2012 में फिर से विघटन होके एक कुछ और जिले ऐड किए जाते हैं। ठीक है, 2009 में, जब 2007 में आपको याद रखना है एक शब्द, बिना। बिना किसी के, बिना यानी बीजापुर और नारायणपुर। बस्तर से आपका एक कुछ बन जाता है, बीजापुर और नारायणपुर आपका ऐड हो गया, क्योंकि बस्तर के बाजू में ही आपका ये क्या है, नारायणपुर, और ये हो गया बस्तर। फिर बाद में जब और 5 साल ऐड करेंगे तो 2012 में आप पहुंच जाएंगे। 2012 में आपका बना कोंडागांव और सुकमा। तो कुल जिलों हो गए 7, पहले 2 थे, फिर धीरे धीरे ऐड होते गए, तो कुल जिलों की संख्या हो गई 7। तो बस ये जो दंतेवाड़ा से ही सुकमा अलग हुआ है, आप याद रखेंगे, दंतेवाड़ा सुकमा अलग हुआ है 2005 में। जो जब दंतेवाड़ा से अलग हुआ तो पहले ऐसा कुछ हुआ करता था। तो ऐसे बनेगा आपका आखिरी जो जिला है, कुल इस तरह बनेगा। इतिहास में हम इसके ईयर को अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो ईयर को सब अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे कौन सी ईयर में कौन सा बना, इसका ट्रिक है, ट्रिक के थ्रू आपको मैं बताऊंगा। तो ये आपका दंतेवाड़ा हो गया, ये आपका दंतेवाड़ा हो गया, ये आपका बीजापुर हो गया, ये आपका बस्तर हो गया, ये आपका सुकमा हो गया, ये आपका नारायणपुर, ये आपका कोंडागांव और एक कांकेर। तो ऐसे आपको याद रखना है, इसका विघटन कैसे हुआ, कैसे जुड़ेगा, इसको देखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। कांकेर रियासत की हम बात करते हैं। कांकेर रियासत, जो कांकेर का प्राचीन नाम है, कंकड़, कांकर्य, काकरम, कंक नगरी करके इसके कुछ नाम हैं। इस नाम को आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है कि प्राचीन नाम कांकेर का क्या है। कंकड़, काकर्य, कांकर्य और काकरम भी कहा जाता है, और कंक नगरी। एक नाम और याद रखना है आपको, कांकर्य करके, ऐसा ये कांकर्य करके ऐसा आपको याद रखना, ये भी ऑप्शन में दे सकता है। इसके संस्थापक थे राजा कन्हर देव। तो इस पूरे जो शासक थे इस कांकेर रियासत में, जो रियासत के जो अलग अलग शासक रहे हैं, उनके ट्रिक है नाम याद करने के लिए। अब एक कहानी याद रखना है, राजा कन्हर नहीं रही, धीरज से हर नर को कोमल शासक भानु प्रताप को मानना होगा। राजा कन्हर नहीं रही यानी उसका देहांत हो गया, फिर धीरज से हर नर को कोमल शासक भानु प्रताप को मानना पड़ेगा। कोमल शासक कौन है? भानु प्रताप की बात करिए। राजा कन्हर का देहांत हो गया, तो देहांत होने के बाद आप धीरज को मानना पड़ेगा, नहीं रहे, धीरज से हर नर को, यानी राजा कन्हर ने आपके संस्थापक है। नहीं रही, रही से रहीपाल देव आ जाएगा, इस वर्ड को पकड़ना है, रहीपाल देव। फिर उसके बाद आते हैं धीरज देव, उसके बाद हर नर, नरहर, हर नर, नरहर करके आपको इसे याद रखना है, नरहर देव। उसके बाद कोमल देव, यहाँ से आपको कोमल देव पकड़ना है, यहाँ से आपको भानु प्रताप देव, जो कि आखिरी शासक कांकेर रियासत के ऐसा माना जाता है। राजा कन्हर देव की शुरुआत इन संस्थापक हैं। तो राजा कन्हर नहीं रही, धीरज से हर नर को कोमल शासक भानु प्रताप को मानना पड़ेगा। कोमल शासक भानु प्रताप को अपना राजा मानना पड़ेगा, आप ऐसा बोल सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हैं, जिसको अगर याद नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, या फिर खुद का आप कोई अलग ट्रिक बना सके जो आपको आसानी से याद हो, आप बना सकते हैं। बस आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में इसका क्रोनोलॉजी पूछता है, पूछेगा कि राजा पहले कौन से थे, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए, या फिर घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में आपको याद रखना चाहिए।
तो रहीपाल देव के बाद धीरज देव के बाद नरहर देव, उसके बाद कोमल देव और भानु प्रताप देव। तो कांकेर रियासत के बारे में आपको अच्छे से देखना होगा। जब हम बात करते हैं रियासत की, तो उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में मराठा शासन देखने को मिला। तो मराठा शासन, जैसे रहीपाल देव के देहांत के बाद रहीपाल देव मराठों का साथ दिया करते थे और धीरज देव भी। तो धीरज देव को धमतरी और बस्तर के कुछ क्षेत्र सौंप दिए गए, किसके द्वारा? भीमबाजी भोसले के द्वारा धीरज देव की मृत्यु के बाद नरहर देव, उसके बाद कोमल देव, भानु प्रताप देव। तो मराठा शासक में जो सबसे प्रथम शासक छत्तीसगढ़ के में प्रथम मराठा शासक कौन है? भीमबाजी भोसले। और अंतिम मराठा शासक कौन है? रघुजीत तृतीय। आप और आगे हिस्ट्री में, इतिहास में इसको अच्छे से जानेंगे। बस यहाँ पे मैं एक इंट्रो के साथ लेके चल रहा हूँ ताकि आपका चीज़ें आपको अच्छे से याद हो। छत्तीसगढ़ में प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन है पूछे तो कैप्टन एडमंड, और अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक पूछे तो कैप्टन क्राफर्ड। मैंने ब्रिटिश अधीक्षक इसलिए ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे आपको जो कि भू बंदोबस्त लागू किया गया था किसके समय? भानु प्रताप देव के समय। क्योंकि जो भानु प्रताप के जो उस समय जो दीवान थे, राजा महंत करके, डी महंत करके एक दीवान थे, तो उनको हटाकर महापात्र को दीवान बनाया गया। तो महापात्र ने भू बंदोबस्त लागू किया, जिससे गौटिया समाज के जो कांकेर में भानु प्रताप के सरंगदीहा करके आपको प्लेस मिलेगा, एक स्थान है। तो उस स्थान में जो गौटिया रहते थे किसान, तो उनके ऊपर शोषण होने लगा, उसकी वजह से कर वसूली किया जाने लगा। तो वहाँ पे एक आंदोलन छिड़ा, किसान आंदोलन करके, इसी कांकेर में। तो कांकेर में छिड़ा तब कुछ ऐसे जो विलय हुआ किसके बीच में? भानु प्रताप देव के बीच में और किसानों के बीच में। बाद में विलय हो गया और समझौता जो भी है मतलब जो भी है समझौता हो चुका था। तो आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये बहुत सारा उसमें विवाद और संघर्ष देखने को मिलता है भानु प्रताप देव के काल में भी थोड़ा बहुत। तो इस जो किसान आंदोलन करते नेतृत्व करता थे इंदू केवंट करके नेतृत्व करता थे जो किसान आंदोलन के, कांकेर में जो आपको किसान आंदोलन देखने को मिलता है। तो ये छोटा सा कहानी, तो इसलिए आपको ब्रिटिश अधीक्षक के नाम कैप्टन एडमंड और कैप्टन क्राफर्ड करके याद रखना है। छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार की बात की जाए तो महिपत राव दिनकर। आखिरी सूबेदार कौन है? यादव राव दिवाकर जी। तो ये आपको कुछ नाम ऐसे याद रखना है, एग्जाम में शायद पूछे और पूछा भी जा चुका है। छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा शासक कौन थे, प्रथम मराठा शासक कौन थे। आगे बढ़ते हैं, अब जानेंगे उत्तर बस्तर के कांकेर के कुछ प्रमुख विकासखंड और तहसील के बारे में। विकासखंड की जब हम बात करते हैं, ये आपका NH30। कभी भी आपको अगर कांकेर की और रायपुर से बढ़ना है या फिर इस तरफ से बढ़ना है, तो आपको NH30 का मार्ग से जब जाएंगे तो आप कांकेर की ओर प्रवेश कर सकते हैं। नरहरपुर, ये आपका है नरहरपुर, जो विकासखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपको चारामा, यह है कांकेर, भानु प्रतापपुर, दुर्ग कोंदल, अंतागढ़ और पखानजूर, ये सब आपके क्या हैं? विकासखंड। 1 2 3 4 5 6 7 विकासखंड और तहसील की संख्या 8 के आसपास। और यह अभी बहुत सारा बढ़ते जा रहा है, तो लेकिन कभी आपसे पूछता नहीं है कि कितने विकासखंड, कौन सा तहसील, परंतु आपके यहाँ पे कुछ विशेष हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये स्थान। तो जब बात करता हूँ मैं नरहरपुर आपको याद रखना विकासखंड। फिर यहाँ पे चारामा जो है कि पाषाण कालीन स्थल है। चारामा एक पाषाण कालीन स्थल है चारामा। अब जो कांकेर है आपका, यहाँ पे जिला मुख्यालय है कांकेर। इस जिले में भानु प्रताप एक आपका तहसील है। भानु प्रताप में यहाँ पे आपको 4 नाम याद रखने हैं, मैं आपको बताऊंगा, जो कि लॉ एस्क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। साथ साथ ये रावघाट भी आता है लॉ एस्क के क्षेत्र के अंतर्गत। तो यहाँ पे पहाड़ियों को जानते हैं। ये है आपका मलाज कुंडम, आरी डोंगरी की पहाड़ी, पिंजाडिन की पहाड़ी, पिंजाडिन इसका जो नाम है पिंजाडिन करके आएगा, पिंजाडिन पहाड़ी, ये रावघाट की पहाड़ी, और ये है आपका, सॉरी यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक, आरी डोंगरी की पहाड़ी, और ये आपका रावघाट की पहाड़ी, सॉरी ये गड़िया पहाड़ है। ये है आपका गड़िया पहाड़, ये है आपका पिंजाडिन पहाड़ी, रावघाट की पहाड़ी, ये है आपका मलाज कुंडम, और ये है आपका आरी डोंगरी की पहाड़ी। तो ये कुछ पहाड़ियों के नाम, और ये अलग से आपको याद रखना है स्टेट हाईवे नंबर 5।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। और ये परलकोट, यहाँ पे आप इसको जानेंगे परलकोट, ये इंपॉर्टेंट है। परलकोट विद्रोह आपने सुना होगा, छत्तीसगढ़ में परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह का नेतृत्व किया था गेंद सिंह ने। गेंद सिंह जी ने इसका नेतृत्व किया था, गेंद सिंह जी ने, परलकोट विद्रोह का। और जो पखानजूर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो कि पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेशी से जो शरणार्थी आए थे उनके रहने के लिए एक स्थान दिया गया, जिसे पखानजूर में आपको स्थान दिया गया। पखानजूर में ये नाम आपको याद रखना है, पखानजूर, क्योंकि यहाँ पे जो पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेशी के शरणार्थियों को बसाने के लिए एक स्थान छत्तीसगढ़ में ऐसा प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पखानजूर एक स्थान है। उसके बाद हम धीरे से आगे बढ़ेंगे कि और जानेंगे आरी डोंगरी पहाड़ी, रावघाट की पहाड़ी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ लो एस्क क्षेत्र देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे अलग अलग जलप्रपात देखने को मिलेंगे, पहाड़ों की बात की जा रही है। तो जो कांकेर का जो भूगर्भिक शैली है वह धारवाड़ है, धारवाड़, ठीक है। जब हम बात करते हैं भूगर्भिक शैल समूह की तो धारवाड़ मुख्य रूप से, और प्रमुख पहाड़ियाँ जो हैं आरी डोंगरी की पहाड़ी और आपकी रावघाट की पहाड़ी, क्योंकि यह लो एस्क क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो कुल 5 से 6 ऐसे क्षेत्र हैं और ऐसे प्लेस है जहाँ पे आपके लो एस्क देखने को मिलेंगे। हम एक एक चीज़ को आसानी से पढ़ेंगे। ये आपका नरहरपुर, मैंने जैसे बताया, ये चारामा, भानु प्रतापपुर, दुर्ग कोंदल, ये आपका पखानजूर, ये आपका परलकोट, ये अंतागढ़ और ये कांकेर, आपके कुछ महत्वपूर्ण स्थान। चारामा मैंने जैसे बताया एक पाषाणकालीन स्थल है, आपको ऐसे याद रखना है। भानु प्रतापपुर में आपको 4 नाम याद रखने हैं, एक बहुत अच्छा ट्रिक रहेगा, इसको मैं बताऊंगा। और ये आपका NH30, इसी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में इसे जाना जाता है। ये आपका हो गया पिंजाडेन की पहाड़ी, रावघाट की पहाड़ी, ये हो गया गड़िया पहाड़, ये हो गया आपका मलाज कुंडम की पहाड़ी, ये हो गया आपका आरी डोंगरी की पहाड़ी। गड़िया पहाड़ से आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे गड़िया महोत्सव भी इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। गड़िया महोत्सव, गड़िया पहाड़ से ही दूध नदी का उद्गम होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं दूध नदी का उद्गम होगा और इस तरह कहीं जाके मिलके ये महानदी में मिलती है। तो ये उत्तर की ओर आप देख सकते हैं यहाँ पे जा रहा है, तो ये महानदी पे जाके मिलती है। तो दूध नदी एक सहायक नदी है महानदी की, आपको याद रखना है। तो यहीं पे आपको दुधवा जलाशय या दुधवा बांध परियोजना आपको देखने को मिलता है। गड़िया पहाड़ में ही आपको दुधवा जलाशय और यहाँ पे एक बांध परियोजना, दुधवा बांध परियोजना आपको देखने को मिलेगा, जो कि महानदी पर स्थित है। आंसर में धमतरी लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप गवर्नमेंट में वहाँ पे देखेंगे तो धमतरी क्षेत्र में से माना जाता है दुधवा बांध परियोजना। कांकेर में आप पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद भानु प्रतापपुर, जो कि आरी डोंगरी की पहाड़ी, यहाँ पे आपको 4 नाम याद रखना है। जो लौह अयस्क क्षेत्र है, ये आप एक राव है, एक राव जो है, राव को चिढ़ाते हैं 4 मोटे, राव को 4 मोटे चिढ़ाते हैं, ऐसा 4 मोटे करके मोटे मोटे करके चिढ़ाते हैं और हा हा करके हंसते हैं, हा हा करते हैं राव के ऊपर। तो राव क्या करता है, आरी से इनको काट देता है। कहाँ पर? गड़िया पहाड़ में, ठीक है। तो लौह अयस्क क्षेत्र कैसे याद रखेंगे? रावघाट, ठीक है, रावघाट आपको याद रखना है। उसी तरह जब हम बात करेंगे मेटा से मोटा बोदली और लौह अयस्क चारामा, 4 से चारामा, मेटा से मोटा से मेटा बोदली और हाहा लद्दी और आरी डोंगरी, ये सब क्या है? आपके लौह अयस्क क्षेत्र हैं। कहाँ पर पढ़ेंगे? आपके भानु प्रताप तहसील में आपको 4 पढ़ना है और रावघाट यहाँ पे लिखना है। और आज का जो भिलाई स्टील प्लांट है, इसको भिलाई स्टील प्लांट की जो आपूर्ति है इसी रावघाट पहाड़ी से होती है। जो लौह अयस्क की जो आपूर्ति होती है ये आपको यहीं पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसी कांकेर में आपको दंडकारण्य परियोजना देखने को मिलेगा। अब हम अलग अलग पहाड़ी की बात कर रहे हैं, कुछ लौह अयस्क क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो आप एक नाम और याद रखेंगे, मानिए यहाँ पर लखनपुर। तो लखनपुर में आपको देखने को मिलेगा औद्योगिक क्षेत्र, जो कि औद्योगिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ में प्रथम औद्योगिक क्षेत्र जो लखनपुर में है। तो आप धीरे धीरे ट्रेस करेंगे प्लेसेस को, मैं वापस रिकॉल करूँगा। कांकेर जब रियासत हुआ तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ देखा था कि परलकोट, पखानजूर, ये सब अलग अलग जगह में। तो परलकोट विद्रोह जो है क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए?
क्योंकि यहाँ पे आप जो बस्तर के प्रथम शहीद के रूप में जाने जाते हैं, कौन? गेंद सिंह। बस्तर के प्रथम शहीद गेंद सिंह को माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद आपसे सेनानी पूछा जाए तो वीर नारायण सिंह जी को याद रखेंगे आप, है ना, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद सेनानी। मैं कांकेर रियासत में मैंने आपको एक बताया था नाम, इंदु केवंट। भानु प्रतापपुर के गांव सुरंगदाह की गौटिया से संबंधित थे। इन्हीं के नाम पर कन्या महाविद्यालय मैं आपको बता रहा हूँ। इंदु केवंट जो किसान आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया था कांकेर रियासत में, 1944 से 45 के बीच में यह देखने को मिला कांकेर में किसान आंदोलन। नवीन भू बंदोबस्त लागू किया गया था। गौटिया समाज के जो थे, उनके जो किसान थे, उनकी शोषण हो रहा था, उनका ठेका प्रणाली जो कर वसूली किया जाता था, अधिक कर लिया जाता था। तो ये सब की जो अलग अलग समस्याएं थी, इनका विद्रोह किया गया था। किसके द्वारा? इंदु केवंट ने एक जुट करके किसानों को एकजुट किया और कांकेर में किसान आंदोलन छेड़ा। किसके विरुद्ध? जो वहाँ पे जो दीवान थे, कौन? महापात्र दीवान थे। इससे पहले महंत को हटाकर महापात्र है। महापात्र के खिलाफ, इन दीवान और इस रियासत के खिलाफ किसान आंदोलन देखने को मिला कांकेर में। फिर बाद में समझौता हुआ किसके बीच? भानु प्रताप देव और किसान विद्रोहियों से समझौता कर लिया गया और इस कर को हटाया गया। तो इंदु केवंट ने लोगों को लगान न पटाने के लिए बहुत प्रेरित किया था और इनका योगदान बहुत रहा इस आंदोलन में। इंदु केवंट कांकेर रियासत के अंतर्गत आने वाले वर्तमान में भानु प्रताप स्थित सुरंगदाह ग्राम दुर्ग कोंदल निवासी, जो विकासखंड के निवासी थे। रियासत के ब्रिटिश अधीक्षक ने इन्हें पकड़ने पुलिस दस्ता भेजा, लेकिन कभी पकड़ाया नहीं। हमेशा अपने शरीर पे तेल से मल लिया करते थे, यानी पूरे शरीर में आप तेल लगा लिया ताकि कोई पकड़े तो फिसलते रहे बस। तो ये कभी पकड़ाया नहीं, ना ब्रिटिश के शासन के किसी भी अधीक्षक के अंतर्गत कभी पकड़ाया नहीं है। तो ये बहुत चर्चित थे उस समय 1944-45 और 1920 से लेके आप कार्य रहे हैं। और जनहितैषी इन्हें एक नाम दिया जा सकता है, जनहितैषी, जो जनता के लिए सोचते हैं, जो जनता के कल्याण के लिए, तो ये जनहितैषी थे। बहुत ही अच्छा योगदान रहा है इनका कांकेर में किसान आंदोलन में। अब हम अलग अलग नामों को वापस ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। हमने पढ़ा था ये नरहरपुर विकासखंड, ये चारामा पाषाणकालीन स्थल, कांकेर जिला मुख्यालय, और ये आपका हो गया भानु प्रतापपुर, दुर्ग कोंदल। तो यहाँ पे हमने अंतागढ़ पढ़ा था। इसी अंतागढ़ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो मलाज, आपको अंतागढ़ पर एक नदी देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको जलप्रपात देखने को मिलेगा। अंतागढ़ में एक चर्रे मर्रे जलप्रपात है। अंतागढ़ में एक चर्रे मर्रे जलप्रपात है। तो चर्रे मर्रे जलप्रपात आपको याद रखना है। और ये जो चर्रे मर्रे जलप्रपात कुतरी नदी पर निर्मित है। कुतरी नदी पर निर्मित है। मलाज कुंडम की पहाड़ी से एक और जलप्रपात देखने को मिलता है, मलाज कुंडम जलप्रपात। साथ ही साथ चर्रे मर्रे जलप्रपात जो कि कुतरी नदी पर अंतागढ़ से आपको देखने को मिलती है। ये आपका राव घाट। यहाँ पे हमने 4 नाम याद किए थे। कौन कौन से थे वो? जो कि लौह अयस्क क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। कैसा हमने याद किया था? राव को 4 मोटे हा करके, इसको देख के हा करके हंस रहे थे। तो राव ने गड़िया पहाड़ में उन्हें आरी से काट दिया। तो 1 2 3 चारामा मोटा और गड़िया पहाड़ी और आरी डोंगरी, तो ये सब लौह अयस्क क्षेत्र हैं। गड़िया पहाड़ में आपको यहाँ पे गड़िया महोत्सव का है, यहाँ पे इस क्षेत्र में गड़िया महोत्सव देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा आयोजन होता है यहाँ पर। और पिंजाडिन जो पहाड़ी है, ये पिंजाडिन की पहाड़ी, तो यहाँ पे आपको एक जलप्रपात देखने को मिलेगा, पिंजाडिन जलप्रपात करके, और पिंजाडिन नदी पर निर्मित है, इसलिए इसे पिंजाडिन जलप्रपात कहा जाता है। तो मैंने आपके लिए एक जस्ट विजुअल डाला है, ये जैसे मलाज कुंडम से जलप्रपात, यहाँ पे आपको यहीं से दूध नदी का उद्गम होता है, गड़िया पहाड़ से यही दूध नदी जाती है यहाँ पे, ऐसा होके महानदी से मिलती है। तो दूध नदी सहायक नदी है महानदी की। ऊपर आरी डोंगरी की पहाड़ी, राव घाट की पहाड़ी, आप ऐसे अपने मन में लोकेशन को ट्रेस कीजिए। परलकोट, पखांजूर, ये आपका दुर्ग कोंदल, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, चारामा और कांकेर नरहरपुर। चर्रे मर्रे जलप्रपात जो है अंतागढ़ कुतरी नदी पर निर्मित है, ठीक है। और मलाज कुंडम की पहाड़ी, मलाज कुंडम जलप्रपात। चर्रे मर्रे जलप्रपात यहाँ पे देख सकते हैं, यह मलाज कुंडम जलप्रपात। यहाँ पे क्लियर लिखा है दर्शनीय स्थल सौंदर्यीकरण चर्रे मर्रे जाने का रास्ता, और ये कुछ आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ सबको ये जो जलप्रपात है अच्छा से समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं कुछ बांध परियोजना। तो पखांजूर में जो पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश से शरणार्थी यहाँ पे बसने आए थे,
इनको स्थान दिया गया था पखांजूर में। यहाँ पे एक खिरखिट्टा जलाशय आपको देखने को मिलता है जो कि मथुरी नदी पर है, और अलग एक है मयाना परियोजना स्थान नैनी नदी पर, परलकोट परियोजना, दुधवा परियोजना, अलग अलग आपको परियोजना के नाम याद रखने हैं। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है ये कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं। खिरकट्टा जिला से पूछेगा कौन से जिला से संबंधित है, तो आपको याद रखना है यह कांकेर जिला से संबंधित है और स्थान पखांजूर मथुरी नदी पर। खिरकट्टा जलाशय जो है ये जो वहाँ पे जो पखांजूर जलाशय है ये भारत के छत्तीसगढ़ में पखांजूर से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर में एक मानव निर्मित झील है। ये एक मानव निर्मित झील है। तो ये अब दंडकारनी परियोजना के अंतर्गत 1958 में शरणार्थियों की सहायता के लिए किया गया था। अगला यहाँ पर दुधवा बांध किस नदी पर स्थित है, मैंने ऑलरेडी बताया, महानदी है पर स्थित है। महानदी की सहायक नदी है दुधवा बांध। उत्तर बस्तर कांकेर में आपको वापस एक बार मैप में रिकॉल कीजिए, नारायणपुर, चारामा, पाषाणकालीन स्थल। अब यहाँ पे एक चीज़ छोटा छोटा धीरे धीरे ऐड करेंगे। भानु प्रताप हो गया, यहाँ पे आपने 4 नाम याद किए थे, राव घाट की पहाड़ी, आरी डोंगरी और मेटा बोदली और हाहा लद्दी, ये सब क्या है आपके चारामा लौह अयस्क क्षेत्र हैं। एक लखनपुरी हमने पढ़ा था जो कि औद्योगिक क्षेत्र है। अंतागढ़ में हमने यहाँ पे देखा था जो चर्रे मर्रे जलप्रपात कुतरी नदी पर, मलाजकुंडम जलप्रपात मलाजकुंडम की पहाड़ी पर, और पखांजूर हमने देखा शरणार्थियों वाला खिरकट्टा जलाशय, परलकोट विद्रोह, गेंद सिंह, दुर्ग कोंदल हमें याद रखना है, रावघाट की पहाड़ी, पिंजाडिन जलप्रपात पिंजाडिन नदी पर, यह आपका गड़िया पहाड़, गड़िया महोत्सव, दूध नदी, NH30 छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी राज्यमार्ग और जीवन रेखा इसे ही माना जाता है। यह है आपका स्टेट हाईवे नंबर 5, SH5 स्टेट हाईवे नंबर 5। धीरे धीरे चीज़ों को याद करेंगे। जिला गठन कब हुआ, 1998 में हुआ। फिर इसका नाम कर 2003 में इसका नाम हुआ उत्तर बस्तर कांकेर, है ना, नाम परिवर्तन उत्तर बस्तर नामकरण 2003 में। और जिला कोड है 19 CG 19, राष्ट्रीय राजमार्ग NH30, जिला मुख्यालय कांकेर, मातृ जिला बस्तर। आपको याद रखना है। सीमावर्ती जिलों की बात की जाए तो आपको यहाँ से 5 नाम याद रखने, मैंने यहाँ पे शायद एक मैप, हाँ, तो देख सकते हैं सीमावर्ती जिले आप यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं जो कौन से, एक बालोद है, धमतरी है, मानपुर, मोहला चौकी, नारायणपुर और कोंडागांव। 1 2 3 4 5 जिले जो कांकेर से घिरे हुए हैं। तो आपको ऐसे हर चीज़ याद रखने। विकास खंड हम पढ़ चुके हैं, नगर पालिका परिषद, विधान परिषद क्षेत्र, लोकसभा एक लोकसभा सीट एक देखने को मिलता है आपको। और भूगर्भिक शैल धारवाड़, जनजाति हल्बी और गोंडी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको खासकर हल्बा व गोंड जनजाति देखने को मिलेगा। प्रमुख पहाड़ी जो रावघाट की पहाड़ी या फिर आप गड़िया पहाड़ी, ये सब आपकी प्रमुख पहाड़, आरी डोंगरी की पहाड़ी के अंतर्गत सब जो प्रमुख पहाड़ हैं यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो लोकसभा सीट है यहाँ पर एक आपको अभी हाल ही में हुए हैं, चयनित हैं, जो कि भोजराज नाग जी, जनता ने इन्हें चुना है। तो भोजराज नाग जी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं ये। मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, लौह अयस्क क्षेत्र का एक शॉर्टकट। राव को देखकर 4 मोटे हाहा किए, गुस्से में आकर चारों को गड़िया पहाड़ में आरी से काट दिया। किसने काटा? राव ने। तो राव से रावघाट की पहाड़ी, 4 मोटे से मेटा बोदली, हाहा से हाहा लद्दी, गुस्से में आकर चारों को गड़िया पहाड़ में आरी से। गड़िया पहाड़ में आपको याद रखना है आरी डोंगरी, है ना, जो ये प्लेसेस हैं लौह क्षेत्र, रावघाट, चारामा, मेटा बोदली, हाहा लद्दी, 4 गांव और आरी डोंगरी और गड़िया पहाड़, कुल 7 तरह से लौह अयस्क क्षेत्र हैं। इसके बाद आपको याद रखना है लखनपुरी, जो कि औद्योगिक क्षेत्र है। मैं आपको छत्तीसगढ़ में एक औद्योगिक क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में इसे जाना जाता है, जो कि आपका लखनपुरी के अंतर्गत आता है। इसके आगे देखेंगे अब दंडकारण्य परियोजना इसी से संबंधित है। मुख्यालय जो है जगदलपुर में है। ये आपको मैं बता चुका हूँ। पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेशी शरणार्थियों को बसाने के लिए विस्थापित बांग्लादेशियों को कांकेर के पखांजूर में बसाया गया। छत्तीसगढ़ में अब हम देखेंगे कुछ भूपेश जी के सरकार के समय कुछ नए नए डेवलपमेंट देखने को मिले, तो हमें कुछ और नाम हमारे मैप में ऐड करने होंगे। उन नामों को हम धीरे धीरे ऐड करेंगे। अब ये कांकेर हम पढ़ रहे हैं, मान के चलिए ये कांकेर में हम यहाँ पे देख लेते हैं। कांकेर में कुलगांव करके एक आपको स्थान मिलेगा, यहीं पे कुलगांव। तो कुलगांव को आपको याद रखना है कि कुलगांव
इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो कोदो कुटकी का प्रसंस्करण केंद्र देखने को मिला, जो कि भूपेश सरकार में। तो कुलगांव में राज्य का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क शुरू किया गया। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क ने कांकेर जिले के कुलगांव में आकर लिया है, जिसे गांधी ग्राम का नाम दिया। क्या नाम दिया गया है? गांधी ग्राम का नाम दिया गया है इसे, ठीक है। और इसी कुलगांव में आपको पहाड़ी श्रृंखला में चित्रित शैलाशय देखने को मिलता है, जो कि गुफा उफा में पशुओं के अंकन देखने को मिले गए। देखा गया ऐसा कुलगांव में। शैलाश्रय यानी जो होता है पत्थर की चट्टान में बना गुफा जैसा खोल, जिसमें इंसान या अन्य जानवर आश्रय ले सकते हैं, तो उसको बोलते हैं शैलाश्रय। छत्तीसगढ़ में जो इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत कुलगांव से पूछ सकता है, जिसे गांधी ग्राम के नाम दिया गया, गांधी ग्राम। छत्तीसगढ़ में कांकेर में देश की सबसे बड़ी मिलेट प्रसंस्करण शुरू की गई है। नथिया नवा गांव में मिलेट प्रसंस्करण, जैसे आप जो भी बिस्किट या फिर आपका जो पास्ता या फिर जो भी आप खाने के बनेंगे मिलेट से, जो रागी से जो जो चीज़ बन सकता है, दलिया, सूजी, आटा, सेवई, सब यहाँ पर नथिया नवा गांव कांकेर के अंतर्गत आते हैं और छत्तीसगढ़ शासन के मिलेट मिशन के अंतर्गत स्थापित इस इकाई को। तो आपको याद रखना है सबसे बड़ी मिलेट प्रसंस्करण इकाई कहाँ पर? नाथिया नवा गांव, जो कि कांकेर जिले के अंतर्गत आता है। तो आपको अच्छा से याद रखना है कांकेर जिला के बारे में। ये बहुत चर्चित रहा है। कोदो कुटकी रागी विल बी प्रोसेस्ड बाय 7 टाइप्स ऑफ मशीन एंड राइस एंड देयर पॉरिज। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। कांकेर में आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉरफेयर, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में आया था कुछ वर्ष पहले और इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पे ही एसआई ट्रेनिंग सेंटर है, जो नक्सलियों से लड़ने के लिए या एक्टिविटीज़ को रोकथाम के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग, जो भी पुलिस को भी ट्रेनिंग यहीं से ही ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पे आपको कांकेर में याद रखना है, एसआई ट्रेनिंग सेंटर भी यहीं पे है। काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर कॉलेज है यहाँ पर। हमने अब तक जो मैप में देखा इसमें, तो इसमें आपको एक नाम और ऐड करना है, यहाँ पे पंचवटी। पंचवटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक मंदिर भी है, रामायणकालीन स्थल है ये पंचवटी, जैसा कि चारामा आपका पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। कुलगांव में हमने कुछ अभी डेवलपमेंट देखे, इंडस्ट्रियल रूरल पार्क, ठीक है। नथिया नवा गांव में आपको नथिया नवा गांव याद रखना है। नथिया नवा गांव में आपको याद रखना है कि जो मिलेट प्रोसेसकरण केंद्र खोला गया है कांकेर जिला में, नथिया नवा गांव में। लखनपुरी आपका औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। और ये जो काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर कॉलेज है, यह है सिंगार भाट में। सिंगार भाट में आपका काउंटर टेररिज्म कॉलेज है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। कांकेर में अगर मैं बात करूं, हमने सब चीज़ के बारे में बात किया, लौह के क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, हमने कुछ स्थान जाने, जलप्रपात के बारे में हमने जाना। तो कांकेर में कुछ फेमस मंदिर हैं, जैसे कंकालीन मंदिर और सिंह वासिनी मंदिर। जो सिंह वासिनी मंदिर है उसको जो स्थान है वह कांकेर में है। जो निर्माण करता है इसके हैं राजा पद्म देव। इस मूर्ति की खासियत है कि यह संयुक्त रूप है, जैसे माँ दुर्गा और माँ काली का संयुक्त रूप है, यानी आधा माँ दुर्गा आधा माँ काली का संयुक्त रूप है। सिंह वासिनी मंदिर आपको याद रखना है, ठीक है। और इसे जो इसके निर्माण करता है राजा पद्म देव। शुरुआत में राजा के परिवार वाले ही इस मंदिर में दर्शन प्रवेश किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। 1984 के बाद यह आम जनता के लिए इसे खोला गया, जहाँ पे राजा पद्म देव ने कराया था। आप ऐसा देख सकते हैं 1984 में इस मंदिर को सार्वजनिक किया गया। कब किया गया? 1984 में। तो कांकेर के सिंह वासिनी मंदिर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरे इस ऐसा मंदिर सिर्फ आपको कलकत्ता और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भी मात्र एक कांकेर ऐसा जिला है जहाँ पर यह मंदिर, यानी आधा दुर्गा माँ आधा काली माँ का जो रूप है देखने को मिलता है। तो इस मूर्ति की बहुत खासियत है, ये पूरे भारत में सिर्फ आपको कलकत्ता, इस प्रकार की मूर्ति देश में सिर्फ कलकत्ता में ही देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसलिए हमें याद रखना है। कांकेर में कंकालीन मंदिर, आप कंकालीन देवी याद रखना है। शिवानी टेम्पल कांकेर को कांकेर शिवानी माँ मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। आप याद रखेंगे शिवानी मंदिर को कांकेर शिवानी माँ मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। कांकेर जिला के शिवानी मंदिर 2 देवियों वास बना है, 2 देवी माँ दुर्गा और माँ काली। मंदिर की मूर्ति में आधा भाग दुर्गा माँ शामिल है और आधा माँ काली। दुनिया भर में यह मूर्ति केवल 2 स्थान पर है, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में और दूसरा कोलकाता में। इसलिए कोलकाता में यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐसे तथ्य जब मिलते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखेंगे, बस्तर के प्रथम लोकसभा सांसद
कौन है? ठाकुर राम प्रसाद पोतई। ये वापस बाद में रिपीट होगा, आपको याद रखना है। ठाकुर राम प्रसाद पोतई जो है बस्तर के प्रथम लोकसभा सांसद है। तो ये कांकेर से कुछ संबंधित हमने अब तक देखे जलप्रपात, हमने देखा कुछ और लॉ ऐसे क्षेत्र। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। और जब हम वापस जिलों को वापस रिकॉल करेंगे तो अलग अलग जितने भी आपके नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये बेसिक इंट्रो था कांकेर ज़िले का, और लगभग मैंने सारा चीज़ कवर किया जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको पहले भी पूछ चुका है कि कांकेर रियासत के प्रथम संस्थापक कौन है? राजा कन्हरदेव हैं। प्रमुख संस्थापक पूछेगा, इसका सीक्वेंस पूछ सकता है। हमने ये सब डिटेल सब कुछ चेक किया और स्टार्टिंग से पढ़ा है। आपको ये सारी चीज़ याद करने हैं और एक बार इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ क्लियर हुआ होगा आपको, और बाकी इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। आपका जो अगला रहेगा वह कोंडागांव जिला, मैं आपको पढ़ाऊँगा कोंडागांव। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, कोंडागांव के भी। इसमें भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रश्न इस ज़िले से। तो जिला परिदर्शन हम हर एक ज़िलों को करेंगे, 33 ज़िलों को कंप्लीट पढ़ेंगे। थैंक यू।